नमस्कार दोस्तों, जंतर मंतर पे हूँ और लगभग 10 दिन का या उससे ज्यादा दिन का समय यहाँ पर हो चुका है। अभिजीत दीपके जो है वो लगातार मौजूद है। सोनम वांगचुक जी जो कल से लगातार अनशन पे है और सिर्फ वही नहीं, तमाम ऐसे स्टूडेंट्स हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जो लगातार अनावरण अनशन पे बैठे हुए हैं कि जब तक इस्तीफा नहीं होता तब तक अनशन नहीं टूटेगा। और ये चीजें लगातार देश में देखी जाती है, लेकिन क्या इस बार इन सारी चीजों से फर्क पड़ेगा कि एजुकेशन मिनिस्ट्री में बदलाव होता नजर आएगा? एक बड़ा सवाल यहाँ पर बना है। क्या नाम है सर आपका? राम। राम, यहाँ पर मेरा सीधा सवाल ये है कि अनावरण अनशन देश में पहले भी हो चुका है। सोनम वांगचुक जी ने पहले भी लगभग काफी दिनों तक किया था, 40+ दिनों का। तब हमने देखा था एनएसए उन पर लगा दिया जाता है। अब की क्या स्थिति आप लोग देख? अभी हम उनका सेकंड डे है आज। और ये अनशन जब तक चलेगा जब तक हमारे एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन नहीं कर देते। और ये स्थिति है कि कल हमें पुलिस से मोबाइल टॉयलेट के लिए लड़ना पड़ा। बिल्कुल भी सपोर्ट जो है गवर्नमेंट से नहीं दिखाई दे रहा है, किसी तरह की बातचीत नहीं हो रही है। और हम ये मान के चल रहे हैं कि जब तक एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन नहीं कर देते हम यहीं बैठे हैं और लोगों की आवाज़ उठाते रहेंगे। अगर मैं एग्जाम लीक की बात करूं तो नीट को लेकर ये पूरा मामला शुरू हुआ था। इससे पहले हमने देखा एसएससी, इससे पहले हमने यूपीएससी, सीयूईटी का एग्जाम, सीबीएसई, तमाम ऐसे एग्जाम, मतलब पूरी एक लिस्ट है। तो सारे एग्जाम्स के लीक होने की वजह से जो देश का युवा है, आप लोग भी उसी में शामिल होते हैं, क्या उनके भविष्य पर फर्क पड़ेगा जो सरकार को नजर नहीं आ रहा है? बिल्कुल। सीबीएसई से लेके नीट हो गया, यूपीएससी यूपीएससी में भी बहुत इश्यूज आ रहे हैं। स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ रोज कि सी सेट को थोड़ा सिंप्लीफाई करा जाए, जीएस को थोड़ा सा उसमें एक्सपेरिमेंट्स हैं जो कम करे जाए। बाकी एसएससी का आपने देखा, एसएससी का क्या हाल है महाराष्ट्र में। जो भी टीईटी का पेपर एक दिन पहले, एग्जाम से एक दिन पहले लीक हो गया। एसएससी में एक ऐसी कंपनी को, एडुकेटी को 8 करोड़ बच्चों का फ्यूचर दे दिया गया, जिनको जिसने सबसे कम बिड फाइल करी उसको ये दे दिया गया। और बच्चों का भविष्य ये लोग अंधकार में डाल रहे हैं। अभी जयपुर से एक लड़की अमायरा, जो 9 साल की बच्ची है, वो 4th फ्लोर से कूदकर सुसाइड कर लेती है। क्यों करती है? क्योंकि स्टूडेंट्स उसको बुली करते हैं, टीचर बुली करते हैं। उसके बाद राजस्थान सरकार, राजस्थान का एजुकेशन मिनिस्टर कोई एक्शन नहीं लेता। वो एक नॉर्मल चार्जशीट फाइल नहीं हुई आज तक। उस बात को 7-8 महीने होने को आए हैं। ये हालत है एजुकेशन सिस्टम की। आप राजस्थान के ही झालावाड़ में देख लीजिए, बच्चे छत के नीचे, सरकारी स्कूल की छत के नीचे दब के मर जाते हैं। और एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन तो बहुत दूर की बात है, एक स्टेटमेंट ढंग का तक नहीं देते। तो ये एजुकेशन की स्थिति है इस देश में, और इसको सुधारने के लिए सोनम वांगचुक सर हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं। और हम सब यहाँ पे इतने दिनों से बैठे हैं, लेकिन सरकार हमारी बातें सुनने को तैयार नहीं है। मोदी जी का एक बयान था कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। ये काफी समय से लगातार चल रहा है। स्किल्स की वो लोग बात करते हैं, युवाओं की वो बात करते नजर आते हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आने वाला जो भविष्य है, जैसे अगर बच्चे क्लियर नहीं कर पाए, एग्जाम लीक हो जाता है, तो क्या सच में देश में झोला छाप डॉक्टर, झोला छाप इंजीनियर, झोला छाप ही सारे लोग नजर आएंगे? मैं आपको एक बात बताता हूँ। हम इंडिया की पॉपुलेशन है, जो यंग पॉपुलेशन है, हमें डेमोग्राफिक डिविडेंड कहा जाता था कि ये जो मोदी जी का 2047 का विकसित भारत का जो मिशन है, वो लगभग इस पे बेस्ड था कि डेमोग्राफिक डिविडेंड है। अब पीएम मोदी कौशल विकास योजना, उसके अंदर सारी स्किल मिशंस थे। सब के सब फेल हैं, आपको कहीं नहीं दिखेगा कि स्किल इंडिया हो रहा है। तो आज वो डेमोग्राफिक डिविडेंड कहीं ना कहीं डेमोग्राफिक डिजास्टर बन चुका है। तभी तो देखो आप, एसएससी का जो मूवमेंट हुआ, वो प्रोटेस्ट हुआ, उसमें बच्चे सड़कों पे आए। आज यहाँ बच्चे रोज आ रहे हैं, इतनी कंप्लेंट्स आ रही कि हमारे साथ ये हो रहा है, हमारा सेंटर हमें 500 किलोमीटर दूर दे दिया गया है। तो ये एजुकेशन की हालत इस देश में कर दी गई है। रिफॉर्म्स की बहुत ज़रूरत है। और सबसे पहले हम अकाउंटेबिलिटी तय करेंगे कि जो गलत है वो रिज़ाइन करे, जिसको काम करना नहीं आता, जिसका मन नहीं है, वो रिज़ाइन करे। पहले अकाउंटेबिलिटी तय होगी, उसके बाद रिफॉर्म्स की भी हम बात करेंगे। तमाम वीडियोस यहाँ से वायरल होते हैं जिसमें कुछ सवाल किए जाते हैं स्टूडेंट से कि अगर धर्मेंद्र प्रधान पॉसिबिलिटीज पे इस्तीफा दे देते हैं, ठीक है, तो उसके बाद आप नेक्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर किसको देख रहे हैं? क्या लगता है कि जो एजुकेशन को संभाल सकता है, जो युवाओं का भविष्य देख सकता है कि हमारे देश के लिए बेहतर कर पाए?
एक्चुअली दिक्कत एक इंसान नहीं है, वो हम सिर्फ अकाउंटेबिलिटी की बात है कि पहले वो अकाउंटेबिलिटी ले कि हाँ मुझसे गलती हुई है, ताकि बाकी के लोगों के अंदर डर बैठे कि भाई हमने अगर सिस्टम को ढंग से नहीं चलाया तो ये होगा। हाँ। दूसरा जो रूल बुक है, जिस हिसाब से हमारा देश चलता आ रहा है, जिस रूल बुक से, उसको चेंज करना है। जो जैसे कि मैंने बताया कि रिफॉर्म्स रिफॉर्म्स की हम उसके बाद बात करेंगे कि रिफॉर्म्स होने चाहिए, एजुकेशन में होने चाहिए। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखो एक तरह से कोलैप्स है। गाँव में, रूरल एरियाज में कहीं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर आपको अच्छा नहीं दिखेगा। इवन आप एम्स दिल्ली देख लीजिए, लोग सुबह 3 बजे लाइन लगा लेते हैं। तो बाहर बहुत पूरा भरा रहता है लोगों से, बहुत मरीजों से। बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और उसके लिए सिर्फ मुझे और आपको नहीं, या अभिजीत और इनको नहीं, सब लोगों को आना पड़ेगा। तब जाकर कहीं ना कहीं सिस्टम बदलेगा, और इस देश में तो बहुत ज्यादा चेंज की जरूरत है, और हमसे ही उम्मीद है, यूथ से ही, कि हम चेंज लाएं। लेकिन वही है ना, जब सड़क पे व्यक्ति उतरता है अपने हक और अधिकार के लिए, तो एक तो उसको देशवासी नहीं माना जाता। आप लोग पहले दिन से बैठे हैं, यहाँ से पहले दिन से आप लोगों को देशवासी तो माना ही नहीं जा रहा। आप लोगों पर सीधा इल्जाम लगाया जा रहा है कि फंडेड लोग हैं, जैसे किसानों को फंड मिल रहा था ऐसा आप लोगों को फंड मिल रहा है, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, ना जाने कैसे कैसे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। उसके बावजूद भी सरकार, अगर मैं मोदी जी की अकाउंटेबिलिटी की भी बात करूं, क्योंकि प्रधानमंत्री है देश के, 45 मिनट तक वो रुके थे एयरपोर्ट पे ताकि बच्चे एग्जाम दे के आ सके, तो आपको वहां पे अकाउंटेबिलिटी नजर नहीं है उनकी? मैम, कोई इंसान अगर 11 साल तक पीएम रह रहा है, तो इतना सा करना कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। जो मेन चीज है, 145 करोड़ लोगों का उन पर पूरा निर्भर है वो। तो 80 करोड़ लोग जो देश में राशन पर जी रहे हैं, वहां पे भी उनको अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी। बिहार में जो पुल गिर रहे हैं, वहां पे भी उनको अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी। जो 18 से 20 बच्चे नीट के जिन्होंने सुसाइड करा, उसका जिम्मेदार कौन है, उसकी अकाउंटेबिलिटी कौन मांगेगा? आप ये नहीं कह सकते कि मोदी जी ने कोई एक अच्छा काम कर दिया हो तो उनकी 99 गलतियां माफ कर दी जाए। ये कोई हमने देश टेंडर पे नहीं दे रखा है। डेमोक्रेसी है, हर जगह अकाउंटेबिलिटी देनी पड़ेगी। और आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, आपने कहा कि जैसे ही आवाज उठाते हैं हमें इंटरनेशनल कह दिया जाता है। भगत सिंह ने आज के करीब 100 साल पहले कहा था, और बहुत एम्फेसिस करा था इस चीज पे, कि साइंटिफिक टेम्पर लोगों में डेवलप करो। और वो आज तक नहीं हो पाया है, और अब मैं समझ पा रहा हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि जब लोगों में साइंटिफिक टेम्पर होगा, जब लोग खुद से सवाल करेंगे, जब सिर्फ वन साइडेड कम्युनिकेशन नहीं होगी कि मोदी जी ने अपने मन की बात कर ली, 145 करोड़ लोगों के मन की बात कहीं नहीं है। तो जब लोग सवाल पूछना बंद कर देंगे, और उनमें से कुछ लोग सवाल पूछेंगे, तो वो अलग पाए जाएंगे, और वो लोग उनको एंटी नेशनल के या कुछ भी के कि ये देशद्रोही हैं, ये लोग प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, या आंदोलन जीवी हैं, जैसा कि मोदी जी कहते हैं। इवन हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने कहा है कि ये दहशतगर्दों की बी टीम है। तो ये चीजें शायद उनको सरकार में रहने के लिए मदद कर सकती है, लेकिन इसमें सच कुछ नहीं है। देश देख रहा है, हर इंसान परेशान है, उसको हमारी नहीं, खुद की परेशानी तो दिख रही होगी कि मैं आज कैसे जूझ रहा हूँ। इन्फ्लेशन कहाँ जा रहा है, पेट्रोल के प्राइसेस कहाँ जा रहे हैं, फॉरेन पॉलिसी, हमारे लेजर आई मिनिस्टर जो फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं, हर वक्त उनकी रीलें चलती रहती है। फॉरेन पॉलिसी आज हमारी फेल हो चुकी है। अब हर चीज में हम पीछे आ चुके हैं। जहां नेहरू ने और देश को ले जाकर छोड़ा था, जिस स्थिति में देश था हमारा, वहां से नेहरू जहां लेके आए थे, आई थिंक वहां से बहुत पीछे लेके चले गए इन 12 सालों में इस देश। मैं आपको एक वो बताती हूँ, मैंने एक चैनल देखा, न्यूज़ 24 है चैनल का नाम। उसमें वो एक ग्राफ के हिसाब से बताते हैं कि देश में सबसे ज्यादा फर्क किस चीज से पड़ता है लोगों को। 90% की धर्म बचाना है, ठीक है, उससे थोड़ा कम परसेंट कि हम हिंदू लोग होने चाहिए। तो जब तक देश में धर्म वाली चीजें रहेगी, तो आपको लगता है कि जो पढ़ने लिखने वाली चीजें, उस पर हम फोकस कर पाएंगे? मैम, अभी मैंने यही बात बोली कि भगत सिंह 100 साल पहले ये सोच के चले गए थे कि इस देश में साइंटिफिक टेम्पर होना बहुत जरूरी है। अगर मेरे में साइंटिफिक टेम्पर नहीं है, मैं खुद का उदाहरण देता हूँ, तो मुझे आप बहुत चीजों से इन्फ्लुएंस कर सकते हो। मैं बहुत सेंसिटिव हो जाऊंगा रिलीजन को लेके, अपनी कास्ट को लेके। अगर आप में साइंटिफिक टेम्पर हो जाएगा, तो आप स्पेसिफिक मुद्दों पे बात करोगे, आप चीजों को समझोगे, बेहतर वे में आगे रखोगे। तो साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना, लोगों को जगाना, जागरूकता, अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है देश में।
आखिरी सवाल है कि कैसे आप पूरे प्रोटेस्ट को देख रहे हैं और क्या उम्मीद की जाए प्रोटेस्ट से कि तमाम बड़े-बड़े लोग जो है नेताओं को नहीं अलग लोगों को छोड़ के जिनमें ये है कि युवाओं के बारे में जो सोच सकते हैं वो लोग जुड़ेंगे और आगे कब तक चलेगा ये चीज? मैम प्रोटेस्ट तो मैं पहले चीज बता देता हूँ कि प्रोटेस्ट तो जब तक धर्मेंद्र प्रधान की अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं हो जाती तब तक चलेगा। दूसरी बात, ये प्रोटेस्ट अभी तक अच्छा चल रहा है, लोगों का रेस्पॉन्स बहुत अच्छा है और मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए। एसएससी, यूपीएससी, नीट, सारे स्टूडेंट्स, इवन सीबीएसई के स्टूडेंट्स, आज हर कोई एजुकेशन सिस्टम से पीड़ित है। जिन बच्चों ने सुसाइड करा है वो नंबर्स रुक नहीं रहे हैं। हमने जो फर्स्ट डे पोस्टर में जो लगाए थे, आज शायद 6 या 7 बच्चे उसके बाद सुसाइड कर चुके हैं। तो वो नंबर्स नहीं रुक रहे हैं। कोचिंग माफिया बन चुका है। अगर आप सेकेंडरी या स्कूलिंग एजुकेशन अच्छी कर दोगे तो ये कोचिंग्स की आई डोंट थिंक कि कोई जरूरत पड़ेगी इंसान को। पर वहाँ एजुकेशन आपकी जीरो है तो आपको यहाँ कोचिंग माफिया बढ़ रहा है, पेपर लीक्स बढ़ रहे हैं और पेपर लीक से निकले हुए डॉक्टर फिर कैसे बनेंगे? हम सबको पता है। इंजीनियर कैसे बनेंगे? पुल गिर रहे हैं। अब राजस्थान में उठा के केस देख लीजिए, एमपी में केस देख लीजिए, बच्चों को एचआईवी इन्फेक्टेड ब्लड चढ़ा दिया जाता है। तो ये तो बहुत बेसिक चीजें हैं जो बदलनी चाहिए और उम्मीद है कि ये मूवमेंट इस देश को अच्छी दिशा दे सके और लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आप आइए। बहुत शुक्रिया।